सभी छात्रों का स्वागत। हमारा अतीत भाग 1 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अध्याय पहला इतिहास क्या, कब, कहाँ और कैसे, भाग तीसरा और ये अंतिम वीडियो है इस अध्याय का। जैसा कि अतीत की वस्तुएं अतीत में बने और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। जैसा कि अतीत में जैसा ईस्वी सन पूर्व हो 4700 साल 2500 साल पहले जिन वस्तुओं का लोगों ने उपयोग किया या प्रयोग में जो चीज़ों को लाया, ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाली एक शाखा है, उसका नाम है पुरातत्वविद शाखा। तो इसका अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को, लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आगे आने वाले अध्याय में भी हम देखेंगे, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति है उसमें लोगों ने ईंटों का, पत्थरों का उपयोग करके इमारतों को बनाया, कई मूर्तियों को भी बनाया। हमने इस वीडियो के अंदर मोहनजोदड़ो हड़प्पा के मूर्तियों को उसमें नहीं डाला जो चित्र, क्योंकि हम उस अध्याय के अंदर आपको और अधिक विस्तार से बताने वाले हैं। तो ये इमारतों के अवशेष, अब उससे हमको पता लगता है कि ये अवशेष कितने साल पहले के हैं, इन्होंने इस मूर्तियों को कैसा बनाया होगा। तो ये जो है उसका अध्ययन ये पुरातत्वविद करते हैं। जैसा कि उस समय उन्होंने इस्तेमाल किए हुए औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण या अलंकार, या उस समय वस्तुओं के देमान घेवान करने के लिए, वस्तुओं का विनिमय करने के लिए सिक्कों का वो कैसा उपयोग करते थे, उसकी भी जानकारी हमें लेना है। क्योंकि अतीत के बारे में यदि हम सब कुछ जानने की चाहत रखते हैं तो हमको ये जानकारी मिल सकती है, जैसी कुछ किताबों के जरिए, अभिलेखों के जरिए, पांडुलिपियों के जरिए। ये जो पुराना साहित्य है उससे हमको हमारे अतीत के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे आर्थिक जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसके बारे में हमको जानकारी मिल सकती है। अब कई सारी जो चीज़ें हैं लोगों ने इस्तेमाल की हुई वो ज़मीन के अंदर है। जैसा कि आज भी ज़मीन के अंदर से कई जगह से चीज़ों को निकाल कर उस पर अध्ययन चल रहा है। मोहनजोदड़ो हो, सुरकोटड़ा हो, धवलागिरी हो या हड़प्पा हो, तो ये हमारी जो सिंधु सभ्यता है ये बहुत पुरानी सभ्यता, और इसी तरह की सभ्यताएं दुनिया के अन्य देशों में भी रही है। जैसा मेसोपोटामिया है, बेबीलोन है, माया है, एस्टेक है। तो इसी तरह हमारी एक सुसंस्कृत संस्कृति मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की थी, और भारत के और भी कई जगह पर इस तरह के उत्खनन में उस समय के लोगों ने इस्तेमाल की हुई चीज़ों को, वो उपयोग में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे, वो खुदाई के जरिए हमको ये जानकारी मिल रही है। जैसा कि कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी होती थी, और ये मिट्टी की या फिर आपकी पत्थर की होने के कारण आज इतने साल होने के बावजूद भी वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर उत्खनन के बाद पुरातत्वविदों ने उन्होंने निकाल कर उसका अध्ययन वो आज भी कर रहे हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले जो है, नष्ट होने वाले होते हैं, वो तो अभी उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिल सकती है। अभी आप ये देखिए, एक घड़ा है, ये आप बाएं तरफ आप देखिए, एक प्राचीन नगर से एक मिला प्राप्त है पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। मतलब मिट्टी के बर्तनों का उपयोग उस समय के लोग करते थे। इस चित्र के सहायता से हम ये कह सकते हैं। जैसा कि आज अब कुछ तिथियों के बारे में यदि देखते हैं तो कृषि का प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। जैसा कि गेहूं हो या चावल हो, ये जो धान है या खाने के लिए जो कुछ पौधों में से उसको चुनकर निकाला, तो उसमें कृषि का प्रारंभ लगभग नदी के तटवर्ती क्षेत्रों पर 8000 साल पहले हुआ। जैसा कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है 4700 वर्ष पूर्व के हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का एक बड़ा राज्य लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है। और इस तरह कई जो अतीत के अलग अलग समय की जानकारी हमारी पुरातत्वविद और विश्व के पुरातत्वविद अपने अपने देश में
जो उत्खनन के बाद जो जानकारी या जो चीज़ें वस्तुएं मिल रही है उससे वो अनुमान कर रहे हैं। जिस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिक्का, और इसमें हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का आपको बिल्कुल भिन्न दिखाई देता। अब ये चांदी का सिक्का है। जैसा कि आपको कोई वस्तु खरीदना है तो आज आप पैसे देते हैं। आप एक तो कागज़ के पैसे देते हैं या आपकी जो धातु के बने हुए पैसे वो उनको देकर आप चीज़ों को खरीदते। तो आज जैसी वस्तु एक वस्तु विनिमय भी पद्धति, जैसा कि कोई फसल का उत्पादन करता है और दूसरा दूसरी सेवाएं देता है, तो उसको अपनी जो उत्पादित या जो उसके पास कुशल है, कार्य कुशल है या जिस कौशल्य है वो दूसरे को देता था और उसके बदले अपने लिए वो उसकी सेवा लेता था। तो इसको वस्तुओं के देवान ज्ञान वस्तु विनिमय पद्धति बोलते। उसमें पैसे नहीं देने पड़ते थे लेकिन अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी, वो भी एक पद्धति। तो ये देखिए आप, ये चौकनी आपको ये सिक्के मिल रहे हैं, ये चांदी के सिक्के, और ये आपको मिट्टी का एक पात्र मिल रहा है। अभी आप देखिए कई प्राचीन जो चित्र है उसको हमने यहाँ दिखाया आपको कि ये प्राचीन सभ्यता के कुछ अवशेषों को हमारे पुरातत्वविदों ने खनन के बाद उसको निकाला है और आज उसका अध्ययन हो रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये देखिए एक प्राचीन काल में टॉयलेट का लोग इस्तेमाल करते थे, उसका भी एक चित्र है। आप यहाँ भी एक देखिए, एक पुराना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन एक शहर जहाँ ईंटों से बना हुआ शहर हुआ करता था, तो उसका भी एक चित्र आपके सामने। हमने कई चित्र आपको नहीं बताए जैसा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिले, क्योंकि वह अगले अध्याय में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी आगे देखिए आप, अतीत में प्राप्त जानवरों के अवशेषों का अध्ययन भी ये पुरातत्वविद करते हैं। केवल ये पुरातत्वविद वस्तु अलंकार या कुछ दाने या और भी अन्य कोई चीज़ें जो जैसा पत्थर या मूर्तियाँ, उसका ही वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी वो ढूंढते हैं। आप बोलेंगे मछलियों की या जानवरों की, चिड़ियों की हड्डी से हमको क्या पता लगेगा? इससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। आज भी आप लोग देखते हैं कि हम लोग मछली खाते हैं, ज्वार खाते, बाजरा खाते, जो इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जैसा दालें खाते हैं। तो क्या उस समय के लोग भी इस तरह के कुछ अन्न खाते थे अतीत में, या हमसे कुछ अलग थे? उसके बारे में अध्ययन ये अतीत के ये पुरातत्वविद कर रहे हैं। लेकिन वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो ख़त्म होते हैं। लेकिन कई जैसा कि आपकी मूर्तियाँ हैं, अलंकार है, धातु की बनी हुई चीज़ें हैं, वो आज भी हमको उत्खनन के अंदर मिली है और उस पर अध्ययन चल रहा है। अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी बच जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक जानवर का अवशेष आप देख सकते हैं, ये प्राप्त हुआ है और उस पर पुरातत्वविदों ने उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा जो ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय होता है या यहाँ पर जो अभिलेखागार, वहाँ पर आपको कुछ किताबें मिलते हैं, तो यह सरकार ने इस तरह रखी है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी जानकारी मिल सके। आगे आप देखिए, यहाँ पर आपका इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी इतिहास मतलब पुरानी घटनाओं की जानकारी या उसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार बोलते हैं। पुरातत्वविद जो है, जो पुरानी उत्खनन से प्राप्त हुई अवशेष चीज़ें, वस्तु, मूर्ति, अलंकार या और इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, उसका अध्ययन करते हैं। और यह अध्ययन इसलिए करना जरूरी है कि अतीत में लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी, वे क्या खाते थे, उनकी रूढ़ी परंपरा कैसी थी। क्योंकि बहुत सारा जो साहित्य है वह आपको कागज़ के रूप में तो मिलता नहीं है। तो एक तो आपको पत्थर या मूर्ति या शिलालेख या अभिलेख, इनसे हमको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। स्रोत यानी रिसोर्सेस, मतलब वो आपको वो चीज़ कहाँ से मिली है।
क्योंकि जैसा इतिहास में नो डॉक्यूमेंट नो हिस्ट्री, जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, जब तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, एविडेंस नहीं है, तो वो इतिहास नहीं हो सकता। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। आप में से किसको नहीं लगता कि हमें शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी मिले, महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिले, सम्राट अशोक के बारे में हमको जानकारी मिले, उस समय लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या रूढ़ी परंपरा, रीति रिवाज, शादी समारंभ किस प्रकार होते थे, ये हमको काफ़ी 2500 साल, 4700 साल तो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनकी जानकारी हमको मिलने के लिए हम हमेशा क्या बोलते तैयार होते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने लगते हैं, क्योंकि अतीत की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और इतिहास यही कहता कि आपने जो पास्ट में यानी भूतकाल में जो आपने गलती की है वो भविष्य में नहीं होती है। और इससे हमारा इतिहास हमको यदि मालूम होता है तो उससे हमको ऊर्जा भी मिलती है। अंततः इतिहास का तथा पुरातत्व उन जांचों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत का जानने का प्रयास करते हैं। तो हमको जितनी अतीत के बारे में प्राचीन, मध्यकालीन, समकालीन जितनी जानकारी मिलेगी और वो भी सच जानकारी यदि हमारे सामने आती है तो हमारा ज्ञान का भंडार भी बढ़ता है। जैसा कि आप देखिए, यह पांडुलिपि और अभिलेखों के बारे में आप देखिए। अब यहाँ पर ये आप जो दिखाई दे रहा है ये पांडुलिपि है, ये दूसरा है शिलालेख है। अब ये पत्थरों पर उत्कीर्णित किया जाता था। थोड़ा सा इनमें हम फर्क भी देखते हैं क्या है। अभिलेख अथवा जो शिलालेख है और ये पांडुलिपि। अभिलेख, शिलालेख तांबा, लोहा, लकड़ी अथवा पत्थर आदि कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते हैं। ये अभिलेख। अब ये पत्थर का आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जैसा पांडुलिपि की कपड़ा, ढाल, छाल, ताड़ के पत्ते, कागज अथवा धातु में लिखित सामग्री जिसका ऐसा कोई ऐतिहासिक वैज्ञानिक साहित्य महत्व हो। अब जैसा कि इसमें शिलालेख, काष्ठलेख, लोहलेख के नाम से भी जाना जाता है। और पांडुलिपि में उसमें महत्वपूर्ण जानकारी, उसमें राजा के लड़ाइयों के बारे में, दरबार के बारे में कई वृत्तांत इसमें पांडुलिपि के अंदर मिलते हैं। प्राचीन काल में शासक अभिलेखों द्वारा अपने आदेश जो अपनी प्रजा होती थी उनको वो देते थे। जैसा कि सम्राट अशोक के इसके भाग 2 के अंदर हमने 2250 में उनका जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसके बारे में आपको बताया। और ये पांडुलिपि की अनेक प्रतियां हो सकती है, लेकिन ये शिलालेख, अभिलेख यह नष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसको दीमक लगने की, पांडुलिपि को दीमक लगने की संभावना होती है, यह नष्ट हो सकते हैं। तो इस तरह पांडुलिपि और शिलालेख में अंतर क्या है आप समझ गए होंगे। अब अतीत एक या अनेक, जैसा कि आपने इस पुस्तक के शीर्षक जैसा शुरुआत में उसका मैंने कवर आपको दिया है, हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसा कि पशुपालकों अथवा जो कृषक है उनका जीवन राजा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से बिल्कुल अलग था। आप लोगों को जानकारी पांडुलिपि के जरिए उस समय राजाओं के लड़ाई, उनके पराक्रम, उनके घरेलू और अन्य जानकारी आपको पांडुलिपि के द्वारा मिल सकती है। लेकिन क्या वही आपको कृषक और पशुपालकों के बारे में, उनका रहन सहन, वह क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, उनके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है। जैसा कि आप देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे, त्योहार मनाते थे। जैसा कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल का संग्रह करके अपना उधर निर्वाह चलाते थे। अभी आप देखिए अंडमान निकोबार में ऐसा यह गतिविधि इसलिए चलती थी क्योंकि वहाँ समुद्र किनारा चारों तरफ है, मछलियाँ
कोई कमी नहीं है। शिकार वहाँ जंगल है, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ के जो सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक स्थिति का वो सहारा लेते हैं। जैसा जंगल होने के कारण वहाँ पर फल और फूल इनका भी वो खाने के लिए उपयोग करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों पर निर्भर होते थे। जो गांव में रहने वाले जो किसान या कृषक या पशुपालक इनसे जो उत्पादित चीजें हैं उनको वो खरीदते थे। तो इस तरह का भेद आज भी आपको वर्तमान में भी मिलता है और अतीत में भी इस तरह का भेद होता था। तो इसी तरह आप यहाँ देख सकते अतीत में लोगों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। नदी के तटवर्ती क्षेत्र जहाँ पर पानी की व्यवस्था थी वहाँ पर लोगों ने बसाना शुरू कर दिया। उसके पहले जो जंगली जानवर थे उनको उन्होंने पालना शुरू कर दिया, खेती प्रारंभ की और इस तरह लोगों का जीवन किस तरह बदलता गया। अतीत के आम आदमी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उन्होंने कहाँ पर किस राजा के साथ लड़ाई की, कब की, कितने सैनिक थे, कैसा विजय हासिल किया, तो उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक और आम आदमी प्राय उनके बारे में हमको लेखा जोखा आज की तिथि में नहीं मिलता। अब उनका क्या कोई महत्व नहीं था क्या? क्योंकि यह उत्पादक जैसा कि शहर में रहने वाले या राजा के सैनिकों को या जनता को वो जो चीज़ उत्पादित करते थे वो उनको देते थे, लेकिन उनके जीवन यापन कैसा था, रूढ़ी परंपरा कैसी थी, उसके बारे में लेखा जोखा हमको नहीं मिलता। लेकिन राजा से संबंधित जो उस समय के जो तवारीख होते थे, लिखने वाले लोग होते थे, वो सब कुछ जानकारी लिख कर रखते थे। हालांकि अभी भी इनके बारे में हमको बहुत कुछ जानना है कि ये पशुचारक, शिकारी, कृषक, आखेटक, संग्राहक, ये पशुपालक, उनकी स्थिति क्या थी वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई आपको तिथि के विषय से पूछो तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष की, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और बताओगे। आपको पूछा कि भाई आपका जन्म कब हुआ है, तो आप डेट बताते हैं, महीना और आपका वो साल कौन सा है। अब ये वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से प्रारंभ होती है। जैसा कि विक्रम संवत भी चलता है, हमारे देश के अलग है। जैसा भारत में हालांकि उसका अभी प्रचलन में नहीं है, लेकिन यह वर्ष की जैसा हिजरी सन भी है इस्लाम धर्म के अंदर, लेकिन पूरी दुनिया के लोग, क्योंकि आपकी एक वाक्यता आनी चाहिए, इसलिए वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले की घटना ईस्वी सन पूर्व होगी और यीशु क्रिस्त के जन्म की बाद की घटना वो ईस्वी सन में होगी। जैसा उदाहरण के तौर पर आप देख सकते 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले, यीशु क्रिस्त के जन्म से पहले की है। अब इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए जैसा कि वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख आप करेंगे। अभी आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये BC, AD, BC, C और हिस्टोरिकल टर्म्स, ये बर्थ ऑफ यीशु क्रिस्ट। अब ये यीशु क्रिस्त के जन्म के पहले, तो ये आएगा आपका ये BC, ये उसको हम BC बिफोर क्राइस्ट, और यीशु क्रिस्त के जन्म के बाद की घटना आएगी एनो डोमिनो। इसको आप दूसरा बिफोर कॉमन इरा भी बोलते हैं BC, और दूसरा इसको आप कॉमन इरा भी बोलते हैं। तो इस तरह आप ये फर्क देखिए। अब उस तिथियों का हमने जो देखा, अभी आपका और देखिए, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी सन पूर्व उसको बोलते हैं। अब BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा जाता है,
ये एनोडोमिनो नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। 80 अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी यानी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले की घटना होती है, तो उसको हम बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट। अभी आप देखिए यह अन्यत्र की जो बात है उसमें जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनसे कई अभिलेख 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। जैसा इसके पहले हमने सम्राट अशोक का एक अभिलेख को देखा, तो उसमें यूनानी भाषा में और जो अलग अलग भाषाओं में उसको, या दूसरी जगह पर भी जो भाषा वहाँ पर मौजूद होती है लोग बोलते हैं, उसी भाषा में वो अभिलेख तैयार किए हैं। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। कई यूनानी भाषा में हैं, कोई जैसा कि प्राकृत भाषा में, अलग अलग भाषाओं में जो वहाँ की जनता की प्रजा की भाषा होगी तो उस भाषाओं के अंदर ये अभिलेख और शिलालेख तैयार किए जाते थे। विद्वान ये कैसे जान सकते कि क्या लिखा था, उसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 5000 वर्ष यह राजा रानी रहते थे। अभी आप यहाँ कुछ शब्दों को आप देखिए, यह लायन है तो ये आए, ये अलग अलग शब्द आप यहाँ देख सकते हैं, सांकेतिक भाषा में याद दिए हुए हैं। अभी आप देखिए मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं लिपि में है। जैसा कि